हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वीकली सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कोरोना सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स चल रहा है, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोरोना के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि चर्चा में तो थी लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वैसे टॉपिक्स को हमने उठाया है, जैसे कि आप एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, पेंडेमिक डिजीज, कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन इत्यादि सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एंडेमिक डिजीज। तो एंडेमिक डिजीज उन डिजीज को कहते हैं जो किसी निश्चित एरिया में ही ये डिजीज होती हों, तो इन डिजीज को एंडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डेंगू दिल्ली के लिए एंडेमिक है। तो यानी कि इस एरिया में कुछ एरिया जो है निश्चित कर दी जाती हैं कि वहाँ पर ये डिजीज होनी है, तो इन सारे डिजीज को एंडेमिक डिजीज में कहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट में आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि किसी स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज भी बोलते हैं। तो उसका भी वही सेंस है कि ये इसी पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे। जैसे कि वेस्टर्न घाट में कुछ स्पीसीज पाए जाते हैं, तो वो वेस्टर्न घाट के लिए एंडेमिक होते हैं। तो एंडेमिक आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, एपिडेमिक डिजीज पे। एपिडेमिक को हिंदी में महामारी भी बोलते हैं। एपिडेमिक डिजीज उन डिजीज को कहते हैं जब किसी निश्चित समय में किसी डिजीज होने का रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। सपोज कीजिए कि मई महीने में आपको कोई डिजीज है जो कि अप्रॉक्स 10 पेशेंट्स मिलते हैं, तो ये औसत निकाल लिया गया कि 10 पेशेंट्स हर साल मई महीने में मिलने हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि किसी वर्ष मई महीने में अचानक से 20 या 25 पेशेंट किसी एक पार्टिकुलर डिजीज़ के मिल जाते हैं, तो उस डिजीज़ को उस एरिया के लिए एपिडेमिक बोल दिया जाता है। यानी कि एपिडेमिक जो है वो किसी सर्टेन एरिया पे डिपेंड करेगा। तो ये एरिया जो है वो आपका एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, और इवन इफ़ एक कंट्री भी हो सकता है। तो ये एरिया पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा एवरेज पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर औसत से ज़्यादा हमारा पहुंच रहा है डिजीज रेट, तो फिर उस डिजीज को हम लोग एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पेंडेमिक पे। पेंडेमिक उन डिजीज को बोलेंगे जब कोई डिजीज अप्रॉक्स आपका मोर देन 2 और 3 कंट्रीज़ में फैलना स्टार्ट हो जाए, ये वर्ल्ड वाइड फैलना स्टार्ट हो जाए, तो उस डिजीज़ को हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि अभी कोरोना के सिचुएशन में हम लोग इसे पेंडेमिक डिजीज़ बोल रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा पेंडेमिक। ठीक है। अब इससे रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड आपने एक सुना होगा कंटेनमेंट जोन। तो कंटेनमेंट जोन क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर केसेस मिलने ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, तथा उस एरिया के लोगों को आना जाना बाहर की एरिया से प्रोहिबिट कर दिया जाता है सर्टेन टाइम के लिए। और उस बीच में जो है कंटेनमेंट स्ट्रेटजी वगैरह यूज की जाती है, जैसे कि दवाओं का छिड़काव वगैरह एंड सो ऑन। तो ये हो जाता है कंटेनमेंट जोन। अब इसके बाद एक क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो बनता है कि कंटेनमेंट जोन आपका किस एक्ट के तहत लगाया जाता है। तो कंटेनमेंट जोन जो है वो हमारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लगाया जाता है। ये 1897 है, ध्यान रखिएगा, 1897, अर्थात ये ब्रिटिशर्स के टाइम का कानून है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है। तो ये हमारा कंटेनमेंट जोन जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत इम्पोज किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन से आप सभी परिचित हैं। तो लॉकडाउन जो है ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लगाया जाता है। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि लॉकडाउन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से है एंड कंटेनमेंट जोन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से है। इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
ठीक है, लॉकडाउन हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ जो चर्चा में रही है वो कर्फ्यू रहा है। तो कर्फ्यू सभी लोग जानते हैं कि ये आईपीसी के तहत होता है। आईपीसी की सेक्शन 144 है, और ये कर्फ्यू के दौरान इसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो सस्पेंडेड रहती हैं, अर्थात आपके कोई भी कार्य नहीं होंगे, ऑफिशियल सारे वर्क्स बंद होते हैं, लेकिन आपका जो कंटेनमेंट जोन है उसमें इसेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ जो चर्चा में रही है वो है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, इसमें क्या होता है कि किसी कमोडिटीज़ को, किसी भी वस्तु को वो आवश्यक वस्तु घोषित कर दी जाती है तथा उस चीज़ की होर्डिंग, स्टॉकिंग वगैरह निश्चित कर दी जाती है, यानी कि उस चीज़, उस वस्तु की, उस पर्टिकुलर वस्तु की आपकी होर्डिंग लिमिट कर दी जाती है, यानी कि आप इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। अगर आप होलसेल डीलर हैं तो आप इतना रख सकते हैं, अगर खुदरा विक्रेता हैं तो इतना रख सकते हैं। ये सब हमारा आता है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत। इसको जो लोअर लेवल पर जो इम्पोज कर सकता है उसकी पावर होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों में, और इससे ऊपर जो है वो आपका स्टेट भी इम्पोज करता है और सेंट्रल भी इम्पोज करता है लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, तो ये लोअर लेवल पर पावर जो होती है वो डीएम के हाथों में है। कर्फ्यू जो लोअर लेवल पर है वो आपको एसपी के हाथों में होता है कि लोअर लेवल पर एसपी जो है कर्फ्यू को इम्पोज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, इसको शॉर्ट में एस्मा भी बोलते हैं। इसको 1968 में पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था। ठीक है, 1968 में। इसमें क्या हो जाता है कि कुछ सर्विसेज को इसेंशियल सर्विसेज घोषित कर दी जाती हैं सर्टेन टाइम के लिए, और उन सर्विसेज को इसेंशियल घोषित करने के साथ ही उन लोगों के वर्कर्स जो होते हैं वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। तो ये होता है एस्मा के अंतर्गत। कुछ दिन पहले जब बंगाल में डॉक्टरों ने हड़ताल ये किया था तो उस टाइम ममता बनर्जी सरकार ने ये एस्मा ही लगाने की बात कही थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी पर लौटिए वरना हम एस्मा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ये ज़रूरी सेवाओं पर लागू होता है, जैसे कि रेलवे कर्मचारी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इन सारी चीज़ों पर लगाया जाता है। और इसका भी जो सबसे लोअर लेवल पर जो इम्पोजिंग पावर होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ग्रीन वॉल, ठीक है, हरित दिवाली। द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया जो है ये आपको गुजरात से लेकर के और हरियाणा तक एक ग्रीन बेल्ट बनाने की योजना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वृक्षारोपण करना है 1400 किलोमीटर लंबी तथा 5 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, और ये जो है थार डेजर्ट के पैरेलल है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि थार डेजर्ट का जो है विस्तार हो रहा था पूर्व की तरफ, तो विस्तार को रोकने के लिए, यानी कि उपजाऊ ज़मीन को बंजर होने से बचाने के लिए, रेगिस्तान होने से बचाने के लिए हमने हरित दीवार बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, अभी ये प्रोपोज्ड है, 1400 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसको ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी थार डेजर्ट का जो विस्तार हो रहा था वो रुकेगा। और इसके लिए जो है ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है फंड्स रेज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, तो फंड्स के लिए क्या है, ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है और इंडिया जो है ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाला सेकंड कंट्री है। इंडिया सेकंड कंट्री है। तो आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि फर्स्ट कंट्री कौन है, तो फर्स्ट कंट्री जो है ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाला वो चाइना है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एलिफेंट बॉन्ड पे। एलिफेंट बॉन्ड क्या है कि ये 25 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए एक बॉन्ड इशू किया गया है। ठीक है, 25 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड है इसका, और ये रूपी बॉन्ड है, अर्थात इसे रुपीज़ में ख़रीदा जा सकता है। और ये मेनली क्यों लाया गया कि जिन लोगों ने अपनी ये इनकम को डिस्क्लोज किया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, तो इन लोगों ने अपनी जो इनकम को सरेंडर किया, तो उन्हें कहा गया कि आप अपनी 50% जो डिस्क्लोज्ड इनकम है वो आप
एलिफेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये 50% अपनी डिस्क्लोज्ड इनकम को यहाँ पर इन्वेस्ट करना था, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बिहार पे आते हैं। तो एक चीज़ जो काफ़ी फेमस हुआ इसमें, मास्क मैन, इन्होंने कोरोना से बचने के लिए जो मास्क आया था, तो उस मास्क पर इन्होंने मधुबनी पेंटिंग किया, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? रेमंत कुमार मिश्रा। नाम याद रखिएगा, रेमंत कुमार मिश्रा, बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेमंत कुमार मिश्रा, मास्क मैन। और ये हैं कौन? तो ये मधुबनी आर्टिस्ट हैं, मधुबनी पेंटर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि मास्क के ऊपर मधुबनी पेंटिंग करके और सेल किया, सिंपली समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं मशरूम वुमेन ऑफ बिहार। इनका नाम हो गया बीना देवी और ये मुंगेर की रहने वाली है, मशरूम वुमेन। और इन्हें क्या है कि नारी शक्ति सम्मान मिला है, किसके हाथों? तो प्रेसिडेंट के हाथों। प्रेसिडेंट ने इन्हें नारी शक्ति सम्मान दिया था, इस वजह से ये चर्चा में रही हैं। बीना देवी मुंगेर से हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ जो चर्चा में है वो है मिसाइल वुमेन। अभी तक आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अब सेकंड चीज़ जो है वो मिसाइल वुमेन है, और ये हैं डॉक्टर टेसी थॉमस। डॉक्टर टेसी थॉमस जो हैं वो मिसाइल वुमेन कहलाई हैं, और ये डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।